आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग चैंपियन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 की हर सब्जेक्ट सोशल स्टडी की अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो आया है वो इकोनॉमिक्स आया। इकोनॉमिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है डेवलपमेंट। अब हम सेकेंड चैप्टर में आए हैं और ये चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। हमने डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी करने के बाद एमसीक्यूज का भी एक वीडियो लेक्चर लेकर आया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आप क्लास 10 पर सर्च कीजिएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, इस चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये ही बहुत इजी चैप्टर है और ये टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है। आपको दो ही चैप्टर पढ़ना है, डेवलपमेंट एंड द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर टर्म 1। ठीक है, टर्म 1 के लिए। तो इसके बाद हम इकोनॉमिक्स जैसे ही खत्म होता है तो हम अगला सब्जेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, टर्म 2 के समय हम टर्म 2 का भी सिलेबस लेकर आएंगे। अगर आप चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी को दो प्रकार में बांटा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कहते हैं जिसमें हम लोग क्या पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं तो वो पैसे के लिए करते हैं, सैलरी के लिए। एक रिक्शा चालक रिक्शा चलाता है तो वो पैसों के लिए करता है। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं जो कि पैसों के लिए नहीं किया जाता, पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता, वो इमोशन के चलते किया जाता है या किसी से लव है उसके चलते किया जाता है। तो वो जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पैसों के लिए किया जाए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पैसों के लिए नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर सिंपल सा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहता है। देखिए, इट इंक्लूड द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, अर्निंग मनी एंड द मनी एज फोर्स। इन द अदर वर्ड, एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस समथिंग द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि जो पैसों के लिए सिंपल सा है, जैसे एक फर्नीचर बना रहा है कारपेंटर, तो वो क्यों? पैसा कमाने के लिए। एडिटिंग कर रहा है एक एडिटर न्यूज़पेपर का, तो वो क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए। टीचर आप पढ़ा रहा है एक स्टूडेंट को, तो वो क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, ये पैसे कमा, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसे कमाने की बात आ गई। ठीक है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वैसे चीज़ जो कि इमोशन के चलते, ठीक है, और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, ना कि पैसे कमाने के लिए, उसको बोला जाता है हम लोग नॉन एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे आप खेलते हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, तो वो नॉन एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आप बाहर जाते हैं रिक्रिएशन करने के लिए, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मदर जो है बच्चों को पढ़ाती है घर पर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और पैसों के लिए नहीं। घर पर खाना बनाती है माँ, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो पैसों के लिए वहाँ पर नहीं करते हैं। अब बात जाहिर सी बात है, अब आगे हमारा जो चैप्टर है वो चलता है सेक्टर। देखिए, आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्रकार के वर्क्स आपके सामने होते हैं। ठीक है, आपके आसपास में बहुत प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग जनरली बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे अपने आसपास किसान जो है वो खेतों में फसल उगा रहे हैं, क्यों? पहले दो काम के लिए, वो बेचने के लिए, बेचने से पैसा आएगा, या फिर वो इसलिए उगा रहे हैं। देखिए, खेती करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि उसका इकोनॉमी में योगदान होता है। ठीक है, अब दो तरीके से हो सकता है। पहला, मान लीजिए कि खेती किया जा रहा है, तो एक तो सेल किया जाएगा उस चीज को, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उसको घर पर खुद के लिए यूज किया जाएगा। तो खुद के लिए यूज किया जाएगा तो कुल मिला के वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि आप बाहर से खरीद नहीं रहे हैं, तो कम से कम अपना पैसा बता रहे हैं। जो इसमें आपने इस फसल को उगाने में जो चीज़ लगाया हुआ है उसमें क्या लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। ठीक है, जो इतने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया और हर सेगमेंट को बोल दिया गया है सेक्टर। अब देखिए, हर सेगमेंट को बोल दिया है सेक्टर। अब लार्ज जो सेगमेंट है इकोनॉमी की, ठीक है, जो कि किसी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड हो, जो किसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अब देखिए, सेक्टर्स का भी डिवीजन हुआ है और बहुत प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। 3 बेसिस पर सेक्टर्स को बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अनुसार बांटा गया है, या किस प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है, उस किस प्रकार का चीज़ें का यूज होकर का, उसके अनुसार इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, अगला है
फॉर्मल स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, मतलब रोजगार कितना है, ठीक है, कितना लोग एम्प्लॉय हैं, उसके अनुसार ऑर्गेनाइज ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो प्रकार में बांटा गया। अच्छा, ऑनरशिप के अनुसार पर कि उसका मालिक कौन है, ठीक है, उसके आधार पर दो पार्ट में पब्लिक एंड प्राइवेट दो प्रकार के सेक्टर बांटे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अगर हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक में, तो हमने बताया पहला जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, या फिर प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार तीन पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी क्या होता है उसको समझता है। देखिए, अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो जो भी प्राइमरी मतलब जहां से प्रारंभ हुआ, सिंपल से समझिए, जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्स, ठीक है, जिस एक्टिविटी का हो, ठीक है, उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। सिंपल सा, अगर हम बात करें कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके या फिर कलेक्ट करके उसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, तो वहां पर हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, उस सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे फार्मिंग जितना भी खेती किया जाता है वो नेचर के हेल्प से क्या होता है, क्रॉप्स उगाया जाता है, ठीक है, नेचर में क्रॉप्स उगता है, तो ये नेचर से कहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। फॉरेस्ट्री, ठीक है, हंटिंग, ठीक है, फिशिंग, ठीक है, माइनिंग, ये सारा चीज किस में आएगा, प्राइमरी। जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें आ जाते हैं, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से इंट्रैक्शन है जिस सेक्टर में, वो है प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है? अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर जो हमने प्राइमरी सेक्टर से चीजें उठाई, जैसे हमने क्या उठाया, वीट उठाया, वीट, ठीक है, और इससे बिस्कुट बनाना है, तो बिस्किट बनाने तक हमने वीट उठाया और बिस्किट बनाने तक एक प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग कहाँ होगा, किसी ना किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किसी ना किसी इंडस्ट्री में होगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, जिस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है उसको हम लोग, या प्रोसेसिंग का काम किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है? सेकेंडरी सेक्टर किसको बनेगा, जिस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाए या फिर प्रोसेसिंग का काम किया जाए उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैंने अभी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इसमें किया जाता है, ठीक है। अब समझिए, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री ही ऐसा जो इंडस्ट्री ही चीज़ होती है जो कि क्या करती है, प्रोसेस करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जैसे कॉटन फाइबर प्लांट से बनाया जाता है, ठीक है, यार्न स्पिन, देखिए, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लोथ। हम लोग जो क्लोथ वीव करते हैं, सीते हैं, ठीक है, वो धागा बनता है, तो वो कहाँ से बनता है, रेशा से बनता है, ठीक है, कॉटन फाइबर प्लांट से बनता है। तो ये कुल मिला के हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को अदर चीज़ को बनाने में। जैसे शुगर केन का यूज किया जाता है क्या बनाने में, शुगर या फिर जैगरी बनाने में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला सेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिए, मान लीजिए आपने वीट बनाया, अरे वीट उगाया, इसके बाद बिस्किट बना दिया, बिस्किट किसमें आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। अब बिस्किट से इस बिस्किट को मार्केट में ले जाकर क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए लेबरिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मैनेजर चाहिए, जो सेलर होता है वो चाहिए। तो ये सारे जो लोग होंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, ठीक है, तो जो भी ये चीज़ सुविधा प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये सिर्फ कहाँ से आएगा, जो भी पैसा आएगा वो बैंक में आएगा, तो बैंक का इंटरेक्शन होगा आपके साथ। तो ये सारा चीज़ जो होगा ये किस में आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर किसे बोलते हैं, वो सेक्टर जो कि क्या करता है, सर्विस सेक्टर, इसको टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है मेनली। अब देखिए, टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वो एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करने में, हेल्प करने में, बढ़ावा देने में, ठीक है, डेवलपमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मैंने बताया जैसा बिस्किट को ले जाना है कहीं, तो अगर तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, सेलर चाहिए, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर चाहिए। अच्छा, कंज्यूमर तो हम लोग हो गए, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर मैनेजर चाहिए, मैनेज करने के लिए सारा चीज़। तो ये एक कंपनी को मैनेज करने के मैनेजर, ये सारी चीज़ किस में आएंगे, टर्शियरी सेक्टर। और कंपनी का जो टर्नओवर होगा वो कहाँ पर होगा, बैंक में होगा, सारी चीज़ पैसों का लेन देन। तो बैंक भी चाहिए, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी को भी चाहिए, तो इंश्योरेंस वाली चीज़, इंश्योरेंस कंपनी जो भी होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, टीचर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक डॉक्टर
भी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वाशरमैन भी सर्विस। तो ये सारे सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। These activity by themselves do not produce a good, but there are an add or support for the production process। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में जो लोग होते हैं, ये एक्टिविटी जो होती है इसमें, वो गुड प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि क्या करती है, सपोर्ट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। मैंने टीचर का एग्जांपल दिया, डॉक्टर का दिया, वाशरमैन जैसे हो गए, बार्बर हो गए, कोबलर, लायर एंड कॉल सेंटर वाले हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले होंगे। तो ये सारे लोग क्या है, टर्शियरी सेक्टर में। ऐसे तो कॉल सेंटर अब पहले जैसा नहीं रह गया, कॉल सेंटर वाले को लोग क्या करते हैं, आप ही लोग करते होंगे वैसा, ठीक है। कॉल सेंटर वाले को लोग फोन लगा के अलजल गाली वाली बकने लगते हैं, उन लोग के साथ जो भी मन हो वो बात करने लगता है कि वो अब हम क्या आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में एक जगह सारी चीज़ों को ले आकर कोशिश किया हूँ कि आप समझ में आए, ठीक है। ये आपको स्लाइड ये आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, नीचे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए, ये आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर तो PDF मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये ऐसा भी हो जाएगा कि 2 साल बाद भी कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको कहाँ से मिलेगा ये इसका PDF। तो देखिए उसका सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ, आप उसी टेलीग्राम चैनल में जाइएगा और वहाँ पर इस चैप्टर का नाम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डालिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। सर्च कीजिएगा, उस टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप डालिएगा। तो मैं वैसे कभी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि किस तरह सर्च किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में देखिए एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो वीट, जो एग्रीकल्चर से वीट बनेगा उससे बिस्किट बन जाएगा, ठीक है। ये कार बनाने का काम, ठीक है, क्लॉथ बनाने का काम, ठीक है, चेयर बनाने का काम, फर्नीचर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। अच्छा, इनको अब इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, तो ये आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। डॉक्टर्स आ जाएंगे अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो, ठीक है, टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। ये है आप होप आप सभी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को आराम से समझ चुके होंगे। अब देखिए एक दूसरे से दोनों सबसे जुड़ा कैसे हुआ है, तो रॉ मटेरियल का यूज होता है क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और टर्शियरी सेक्टर में इसी चीज़ को प्रोवाइड मतलब आगे ले जाने के लिए, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको ये जो आता है वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अबे भाई कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने की अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसा। अब ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा रूल, ठीक है। आपने वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी देखे होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, जो कि लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बट ऐसा भी सोचना है कि इन लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम कैसे जानेंगे कि टोटल ओवरऑल हमारे देश में कितना प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल हमारे ओवरऑल देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम ये जान पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में इतना इतना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, सर्विसेज को भी क्या करना है, काउंट करना है। तो ये जानना पड़ेगा पहले कि हमें ये कितना कितना होगा, और उसको पता करने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस कौन सा तरीका है। हालांकि ये बहुत एक भारी काम है कि हम अपने पूरे गुड्स को एंड सर्विस का वैल्यू लगा पाएँ, ठीक है, और वैल्यू लगाने के बाद इसको एडिशन करने के बाद ये देख पाएँ कि किसमें कितना क्या हुआ है, सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है और किसमें कितना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, किस सेक्टर में, ये चीज़ों को देखना, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, आल्सो दी 3 सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल वर्किंग इन देम। देखिए मेनली हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे कि हाउ मच प्रोडक्शन हैपन, ठीक है, प्रोडक्शन हैपन इन डिफरेंट सेक्टर, और हाउ मच पीपुल वर्क, ठीक है, हाउ मच पीपुल वर्क। तो जो पीपुल जितना काम करेंगे, लोग जितना काम करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सर्विस में आ जाएगा, वो सर्विस में आ जाएगा, ठीक है। और जितना प्रोडक्शन होगा वो क्या बनेगा, वो गुड्स बनेगा। तो गुड्स एंड सर्विस को हम लोग को देखना है कि ओवरऑल कितना अलग अलग सेक्टर में कितना कितना चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं, ठीक है, इसी चीज़ को। अब तो ये ठीक है, बट हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर।
हाँ, अब तो बात यहाँ पर आ गई कि ठीक है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, बट हमारे पास डाटा होनी चाहिए। बट ये डाटा आएगी कहाँ? अच्छा, मतलब गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हम कैसे काउंट करेंगे कि किस सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। अब तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन हमें रखना पड़ेगा। देखिए कैसे काउंट करेंगे, सिंपल सा। अगर मान लीजिए कि हमारे देश में एक कार बन रही है, तो एक कार बन रही है तो एक कार का प्राइस मान लीजिए 10,000 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, मान के चलिए 4 लाख ले लीजिए, दाम ही जो अच्छा खासा प्राइस होगा। तो मान लीजिए कि 10 अगर टू ओवरऑल कंट्री में 10,000 कार बन रही है, तो 10,000 लाख से हम 10,000 से 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 40,000 लाख क्या हो जाएगा? आपका टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम 10,000 कार है। अब देखिए, लोग कहेंगे आपको पता करना है, अगर हमको देखिए सिंपल से हम बता रहे हैं आपको, अगर आपको कंपेयर करना है तो हमें ये नहीं गिनना है कि कार कितने हैं, ठीक है, 10,000 कार है, इस तरह से नहीं, उनको हमको प्राइस को गिनना होगा। अब क्यों, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, बहुत यहाँ पर गहराई से समझिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। मान लीजिए कि कार बनी हुई है, तो एक प्रकार की तो कार नहीं है, हमारे देश में अनेकों प्रकार की कार है, एक का मॉडल कुछ और है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कार है और इनके प्राइसेज अलग अलग है। अगर हमें जाननी होगी कि कार जो है उसका गुड्स का, कार जो बना हुआ है वो गुड्स है, ठीक है, और ये टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कार्स का कितना हुआ, तो हम लोग नंबर्स ऑफ कार गिनने नहीं जा सकते। अगर नंबर ऑफ कार गिनेंगे तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम से ये आ जाएगी कि हम लोग इकोनॉमी में इसको ये दिखा नहीं पाएंगे कि हम लोग तो ये गिन लेंगे कि 10,000 कार है, बट उसका कोई कार का दाम 4 लाख है, किसी कार का दाम 10 लाख है, किसी कार का दाम 3 लाख है, 6 लाख भी है। तो हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि एक्चुअली हमारा टोटल इनकम कितना प्रोड्यूस हो, 10,000 कार में कितना, कौन सा कार का क्या क्या प्राइस है, इनकम कितना जनरेट हो। चूँकि हम जो भी कंपेयर करेंगे वो इस चीज़ पर कंपेयर करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कितना कितना इनकम हुआ है, और यहीं से हम पता करेंगे कि तीनों में से कौन ज़्यादा बेटर, मतलब इसी तरह हम कंपेयर करेंगे। तो हम लोग इनकम के आधार पर कंपेयर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर गुड्स के क्या, देखिए अब सर्विस को तो काउंट नहीं कीजिएगा कि एक सर्विस, 2 सर्विस, मतलब मान लीजिए कि डॉक्टर है तो 10 डॉक्टर काउंट कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर कितना सर्विस प्रोवाइड किया, इसको हम लोग पैसे के टर्म में ही जान सकते हैं। तो इकोनॉमी में कभी भी हम लोग किसी चीज़ को निकालने के लिए गुड्स को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि गुड्स की प्राइस को काउंट करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10,000 कार है और सबका अगर प्राइस हमको निकालना हो जाए, टोटल प्राइस, टोटल इनकम कितना हुआ, तो हमको पहले से ही इसमें ये देखना होगा कि कौन सी कार की दाम क्या है और वो कार कितनी है। तो अगर मान लीजिए कि 50 यूनिट ये छोटी वाली कार है तो इसकी दाम 1 लाख है, तो 1 × 50 करेंगे, ठीक है, 50 लाख, तो 50 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सभी कार के दाम को हमको निकालना पड़ेगा। हम जब प्राइस को निकाल लेंगे तो पहला चीज रूल कि हमको गुड्स की संख्या काउंट नहीं करनी है, बल्कि गुड्स की प्राइस काउंट करनी है। टोटल प्राइस कितना है, टोटल जितना गुड्स प्रोडक्शन हुआ किसी कंपनी में, उस कंपनी में जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, उस सभी गुड्स का प्राइस क्या है, हमको प्राइस पता करना पड़ेगा, पहला काम। और दूसरा प्रिकॉशन क्या ध्यान देना है, मान लीजिए सिंपल सा चीज, ये तो मैंने कार का एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि आपके यहाँ वीट होता है, गेहूं, ठीक है। अब गेहूं को आपने 10 रुपए पर केजी बेचा एक बिस्कुट वाले कंपनी को, और बिस्कुट वाले ने बिस्कुट बनाया और फिर वो बेचा किसी और को, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर वीट का दाम हमने कितना प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर में, हमने वीट का दाम जोड़ लिया, ठीक है। हमारे कंट्री में टोटल इनकम अगर कंट्री का हम लोग को निकालना हुआ तो वीट का दाम तो जोड़ लेंगे। मान लीजिए 10 केजी बेचा तो 100 रुपये 10 रुपये के हिसाब से। अब देखिए जो बिस्कुट बेचा, तो यहाँ पर भी बिस्कुट बनाने वाले ने अपना जब भी बिस्कुट को दाम लगा रहा होगा तो वो उसमें वीट का भी प्राइस को क्या किया है, शामिल किया है कि वीट का प्राइस इतना है, तो हम वीट का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, लेबर का प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग को सारा चीज़ जोड़ के वो अपना बिस्किट का प्राइस ऐड किया। अब वो किसी और को बेचा, वीट फार्मर ने बेचा कंपनी को, कंपनी ने बिस्किट बनाकर बिस्किट को बेचा किसी और को। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वीट का दाम तो एक बार ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम जब निकाल रहे थे तो हमने देख लिया। अब बिस्किट का दाम भी
बिस्किट में भी व्हीट का दाम ऑलरेडी इंक्लूड है, तो एक बार और हमने कर लिया, तो मतलब 2 टाइम्स हम टोटल बार एक ही चीज का क्या कर लिए, प्राइस को इंक्लूड कर लिए 2 टाइम्स। अगर यही चीज फिर और कोई लेकर बेचेगा तो वो भी 1 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि हम एक ही चीज का प्राइस जो है बार बार इंक्लूड करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा नेशनल इनकम बहुत हाई दिखने लगेगा, हमें लगेगा कि हम कितना अमीर है हमारे कंट्री, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है। अब इसीलिए आपको क्या करना होता है कि फाइनल जो गुड्स होते हैं किसी चीज से बने हुए हैं, जो कि फाइनल गुड्स का मतलब कि अब किसी को सेल नहीं करना है, वो फाइनल गुड्स जो कि सीधे डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाए, कंज्यूम किया जाए, उसका हम लोग प्राइस क्या करते हैं, नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। बाकी बीच का जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स है उनका नहीं। अब समझते हैं इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है। अब तक तो समझ में आ गया होगा। पहला हमने केस क्या लिया, पहला आपको क्या समझा कि हम लोग गुड्स की संख्या नहीं जोड़ेंगे, काउंट नहीं करेंगे हम, बल्कि संख्या के जगह पर हम लोग क्या निकालेंगे, उनका प्राइस निकालेंगे, ताकि उसमें अलग अनेकों प्रकार के जो क्वालिटी है जिनका जितना जितना प्राइस है वो सारा प्राइस हमारे पास आ जाए। दूसरा चीज कि एक प्रिकॉशन रखना है कि हम लोग जो फाइनल गुड्स होंगे उनका प्राइस ऐड करेंगे, ना कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड। अगर इंटरमीडिएट गुड का हम प्राइस ऐड करते हैं तो बार बार एक ही चीज का प्राइस ऐड हो जाएगा, जिससे हमें काफी तकलीफें होने वाली है। ठीक है, निकालना है। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड किसे बोला जाता है, द गुड्स और सर्विस दैट आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ दिस सम अदर गुड्स और सर्विस आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड। मतलब इंटरमीडिएट गुड जैसे व्हीट हो गया, व्हीट से कुछ और चीज बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं ना, बिस्किट बना, तो ये इंटरमीडिएट गुड का काम करेंगे। और फाइनल गुड नहीं, फाइनल का मतलब जो कि डायरेक्टली अब कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाए और उसके बाद कोई और यूज ना करे। ठीक है, जैसे राग कॉटन है, ठीक है, जो कि कपड़ा बनाने में क्या होता है, तो राग कॉटन क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। कपड़ा जो वो फाइनल गुड हो गया। शुगर कैन है वो भी इंटरमीडिएट गुड होगा, लेकिन शुगर क्या है, फाइनल गुड हो गया। मिल्क क्या है, इंटरमीडिएट गुड हो गया, बट बटर क्या है वहाँ पर फाइनल गुड होगा। लेकिन मिल्क अगर डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो दिस इज मिल्क काउंट एज ए फाइनल गुड, उस समय मिल्क ही फाइनल गुड। लेकिन अगर बटर बना रहे हैं तो फिर हम बटर को क्या करेंगे, फाइनल गुड के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स जो होते हैं, देखिए अब बहुत लोग ऐसा सोचेगा ना कि मान लीजिए कि हमारे कंट्री में इतना मिल्क हो रहा है और मिल्क लेकर बटर बना के हम बेच रहे हैं, तो कैसे गवर्नमेंट जानेंगे कि कितना कितना क्या हुआ। देखिए बटर बेचिएगा तो बटर का तो वहाँ पर प्राइस आ जाएगा। मान लीजिए कि सुधा दूध आपने लिया है, सुधा दूध, तो सुधा दूध जो है ऑलरेडी ऐड किया गया है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कंपनी का जो भी चीज़ आता है तो वो ऑलरेडी ऐड हो जाता है। अब सुधा दूध आप डायरेक्टली यूज कीजिएगा, लेकिन आप कहिएगा कि नहीं हम बटर बनाए, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई सुधा दूध लेकर बटर बनाए। ठीक है, बटर बनाने के लिए वो अपना असली दूध पर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली दूध खरीदते हैं और वहाँ से कंपनी से नहीं खरीदता बल्कि लोगों से खरीदते हैं और भारी मात्रा में, और वहाँ से बटर बनाते हैं। आप बटर बनाइएगा अपने घर के लिए यूज कीजिएगा, वो बात अलग है। ठीक है, जनरली थोड़ा मोड़ा चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे। एकदम आइडियल केस एकदम नहीं ले लेंगे कि आइडियल केस में ही एक भी बार रिपीटेशन नहीं हो, बहुत बार हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन जितना अवॉइड किया जाता है फाइनल गुड्स को ही ध्यान में रखा जाता है एज ए टेक्निकली। ठीक है, देखिए तो फाइनल गुड्स आपने बताया, मैंने बताया कि अगर कंजप्शन का काम है और फर्दर प्रोसेसिंग ना किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड। ठीक है, तो जैसे पेंसिल हो गया, कार हो गया, पैकेट ऑफ बिस्कुट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनल गुड है। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं हम लोग, जिसको जीडीपी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है ए पॉलिटिकल बाउंड्री, या डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, आप जानते हैं। तो घरेलू की बात हो रही है तो हम अपने कंट्री मतलब विद इन दी कंट्री, जितना हम कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं वो सारी चीज़। ठीक है, कंट्री के बाहर की नहीं। ठीक है, अब प्रोडक्ट रेफर मतलब क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू है, ठीक है, प्राइस है वो। ठीक है, तो अब देखिए जीडीपी, अब तो जीडीपी क्या हो जाएगा, टोटल द सम ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए ईयर। ठीक है, जो एक साल में, ठीक है, जो एक साल में जितना हमने अपने कंट्री में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया है उन सभी का फाइनल प्राइस का सम क्या होगा, जीडीपी कहलाएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अपने कंट्री है या कंट्री में कोई चीज़ बना, ठीक है, और उसको हमने विदेश लेकर चला गया, ठीक है, बेचने के लिए विदेश लेकर चले गए, तो क्या ये जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं,
ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत सारा कंपनी यहाँ पर सामान बना और वो प्रोडक्शन हुआ इंडिया में, बट वो चला गया विदेश, तो क्या वो जीडीपी में आएगा कि नहीं? हमने बोला कि कंट्री के अंदर जो चीज़ बना, जो चीज़ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो गुड्स हो या फिर सर्विस हो, वो सभी क्या आ जाएंगे? जीडीपी के अंदर। तो ये बाहर एक्सपोर्ट हो उससे मतलब नहीं है, कंट्री के अंदर बना हुआ है तो वो जीडीपी में आएगा। अगर बाहर से कोई सामान इंपोर्ट होता है हमारे कंट्री में तो उसको हम लोग जीडीपी के अंदर नहीं गिनेंगे, ठीक है, उसको हम लोग जीडीपी के अंदर नहीं गिनेंगे। 1 मिनट, उसको हम लोग जीडीपी के अंदर नहीं गिनेंगे। कहाँ आ गया? हाँ, जीडीपी के अंदर नहीं गिनेंगे। क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी सिंपल सा सम ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए ईयर। एक साल के अंदर जितना हमारे कंट्री में, हमारे देश में जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उनका फाइनल प्राइस, फाइनल वैल्यू जो होता है जीडीपी कहलाता है। अब वो चाहे विदेश में चला जाए, उसको हम एक्सपोर्ट करें, उससे मतलब नहीं है। वो हमारे कंट्री में अगर बना हुआ है तो उसको हम लोग जीडीपी के अंदर गिनेंगे। अगर कंट्री हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है कहीं से, किसी दूसरे देश से लाते हैं, तो वो सामान का हम लोग प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब समझिए वाई ओनली फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स को क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि अवॉइड दी रिपीटेशन, ठीक है, एक हम लोग मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ही फाइनल गुड्स जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें हम अच्छे से समझा चुके हैं। अब समझिए इंडिया में जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? तो कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान से याद कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अलग अलग राज्य जो है हमारे देश में, अलग अलग राज्य और अलग अलग यूनियन टेरिटोरीज की कुछ, ठीक है, डिपार्टमेंट से मिलके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से के साथ, ठीक है, के हेल्प से क्या करती है कि ये पूरा डाटा कलेक्ट करती है और पूरा जीडीपी निकालने में निकालती है, ठीक है। तो ये आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, ठीक है। आज की क्लास होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन की भी जगह दबा दें ताकि आपको सारी यहाँ पर जो भी वीडियोज आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने ये बीड़ा उठाया है कि आपकी एक अच्छे प्रकार से हम लोग पकड़ बना पाएँ आपकी सोशल स्टडीज़ की क्लासेज में। सोशल स्टडीज़ क्लासेज इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये आपको एक देश में सोशलिज्म, सोसाइटी में रहने और इसके अनुसार चलने की पूरी एक प्रकार से चीज़ों को सिखाती हैं, आपके आसपास में क्या हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो क्लास 10 में हैं और अदर जो क्लासेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियोज़ आएंगी और सभी के लिए भी वीडियोज़ आएंगी, कुछ केस स्टडीज भी आएंगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन में। जल्द ही हम उस पर काम कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।